Hello everyone, this is Shraddha Shukla, your legal mentor on legal studies in the series of Indian Contract Act. Today's topic is essential elements of a contract. Here are 6 essential elements mentioned. If a contract lacks any of these, then the contract will become void. Okay? So the first essential element is offer and acceptance, and the offer and acceptance is mentioned in section 2A, 2B and section 7. So what is offer? So offer is nothing. Let me explain in a very simple, easy language that a party proposing a proposal, that is what an offer is. And what is acceptance? Acceptance is nothing but another party agreeing upon the terms of a proposal, that is what acceptance is called. जब कोई व्यक्ति एक प्रस्तावना रखता है दूसरे व्यक्ति के समक्ष, तो उस कंडीशन में जो प्रस्तावना रखी जा रही है वो होता है ऑफर या फिर प्रपोजल। और जो जिस व्यक्ति के सामने या जिस पार्टी के सामने वो प्रस्तावना रखी जा रही है वो व्यक्ति जब उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो वहां पर आ जाता है एक्सेप्टेंस। तो ये होता है ऑफर और एक्सेप्टेंस। हम लीगल टर्म में इसे बोलते हैं कंसेंसस एट इडिम, विच इन अ सिंपल लिटरल लैंग्वेज मीन्स मीटिंग ऑफ द माइंड्स। When both the parties knows the terms and conditions and agree upon it willingly, that is what the offer and acceptance is for, and what the consensus at idiom means. Here in a simple language it is said to be meeting of mind। मतलब जब ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों ही चीजें होती हैं, और दोनों ही चीजों में जो ऑफर होता है और एक्सेप्टेंस होता है वो दोनों चीजें होती हैं, और दोनों ही पार्टी उस पर एग्री कर जाती हैं बिना किसी इफ एंड बट के, तो वहां पर हो जाता है हमारा कंसेंसस एट इडिम। नाउ the second element is intention to create a legal relation, which is mentioned in section 10. Both the parties must intend for the agreement be legally binding. Okay, both the parties must intend for the agreement be legally binding. अब यहाँ पे legally binding पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। We should focus on legally binding कि इंटेंशन से क्या मतलब होता है। आप थोड़ी देख लीजिए, टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन को आप थोड़ी देर मत देखिए और सिर्फ आप इंटेंशन देखिए कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में। ओके, कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने का इंटेंशन होना चाहिए जो भी पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब पार्टीज एक क्रिएट कर रही हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट, जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रही हैं तो उस टाइम पे दोनों ही पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए। अब इंटेंशन किस चीज का होना चाहिए? द इंटेंशन शुड बी टू फुलफिल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट मेंशन्ड इन द प्रपोजल। मतलब कि दोनों ही पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए जो भी टर्म्स और कंडीशंस मेंशन है प्रपोजल में। ओके, इट्स नन ऑफ द पार्टीज आर मेरेली जोकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। कोई ऐसे ही कोई कैजुअल स्टेटमेंट नहीं दे दिया जा रहा है कि हम ये कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं एक गार्डनर हायर करती हूँ अपने गार्डन के लिए कि वो मेरे गार्डन में जो भी प्लांट्स हैं उसकी अच्छी से कटिंग वगैरह करेगा, उन्हें मतलब सब कुछ टेक केयर करेगा ऑल इन ऑल। और मैं कहती हूँ, वो पर्सन आता है और मैं उससे कहती हूँ कि तुम मेरे यहाँ आओगे हर दिन और मेरे गार्डन को तुम सही से देखोगे कि वो सही है कि नहीं, और उसके बदले में मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा इंटेंशन जो है वो होना चाहिए 2000 रुपए देने का। ओके, 2000 रुपए देने का मेरा इंटेंशन होना भी चाहिए। ओके, और उस जो पर्सन है जो गार्डनर है जिसको मैं हायर कर रही हूँ उसका भी इंटेंशन होना चाहिए मेरे घर में काम करने का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे कि बस कह दे रहा है कि हाँ मैं आपके यहाँ रोज आऊंगा हर दिन कि मैं काम करूंगा। इंटेंशन होना चाहिए, इसीलिए मैंने आप लिखा है लीगली बाइंडिंग। दोनों ही पार्टीज को
का जो इंटेंशन है वो होना चाहिए अपने कंडीशंस को फुलफिल करने का। अगर पार्टी, जो भी पार्टी होती है, वो इंटेंशन उनका नहीं होता है, वो फुलफिल नहीं करते कंडीशन, वो सिर्फ ऐसे कैजुअल स्टेटमेंट देते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो फुलफिल नहीं करते तो वो वॉइड हो जाएगा इस केस में। थर्ड एलिमेंट, दैट इज लॉफुल कंसिडरेशन, व्हिच इज मेंशन्ड इन सेक्शन 2D एंड सेक्शन 25। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल एंड शुड बी ऑफ वैल्यू। कंसिडरेशन को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो 2 कीवर्ड्स दिए हैं उसको आप ध्यान से देखिए। लॉफुल होना चाहिए, ओके, लॉफुल होना चाहिए और ऑफ वैल्यू होना चाहिए, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, और लॉफुल होना चाहिए कि कंसिडरेशन इलीगल नहीं होना चाहिए, पहली बात, और उसकी कोई वैल्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज़ से कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। So let me explain you with the help of an example, but before it let me define you what is consideration। अगर मैं आपको बताऊँ तो consideration सर्विस हो सकती है, गुड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, which should be of value, okay? So for example, मैं हूँ और मैं किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही हूँ, ओके? मैं एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही हूँ और मुझे एक हेल्पर चाहिए कि वो मेरा जो सामान है वो मेरे उस अपार्टमेंट, या फिर सोच रही मैं कोई फ्लैट में हूँ और मैं किसी फ्लैट में शिफ्ट कर रही हूँ, वो फ्लैट है, वो 10th फ्लोर पर है। अब मैं वहाँ शिफ्ट होने के लिए मुझे एक हेल्पर की मदद चाहिए, तो मैं वहाँ पर क्या करूँगी कि मैं एक हेल्पर को बुलाऊंगी और मैं उस हेल्पर से कहूँगी कि आप मुझे सर्विस प्रोवाइड करिए, मेरे जितने भी सामान है उसे मेरे फ्लैट तक पहुँचाने तक के लिए, इसके बदले में मैं आपको 500 रुपीज़ दूंगी। तो यहाँ पे जो मेरा कंसिडरेशन है वो क्या है, वो उस पर्सन की सर्विस है, वो जो सर्विस क्या है, वो सर्विस है, वो मेरा सामान उस फ्लैट तक पहुंचाएगा। तो उसकी जो सर्विस है वो किसी वैल्यू की है, उसकी जो सर्विस है वो एक वैल्यू है, उसकी सर्विस की वैल्यू है। अगर वो मुझे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो हेल्पर मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी एक वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है, वो 500 रुपीज़ है, और उस पर्सन के लिए कंसिडरेशन क्या होगा, वो 500 रुपीज़, जो कि हम सब जानते हैं कि पैसे की वैल्यू होती है, हम सभी पता है कि पैसा कितना वैल्यूएबल होता है। तो वही मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे हम दोनों का कंसिडरेशन आपको समझ में आ गया कि जो भी चीज़ है उसकी वैल्यू होनी चाहिए। दिस इज व्हाट वैल्यू मीन्स। ऐसी किसी भी चीज़ की मतलब कंसिडरेशन हम उसे नहीं मान सकते जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, ओके? बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जाम्पल कि वो हेल्पर ही था, मैं उससे कह दूँ कि आप मेरी हेल्प करिए, मैं ये जो सामान है इसे मैं फ्लैट तक पहुंचाने के लिए, और मैं आपको इसके बदले में एक नीम की पत्ती दूंगी। क्या एक नीम की पत्ती की कोई वैल्यू है? या फिर मैं ये कह दूं कि मैं आपको एक छोटी सी एक तीली दे दूंगी, क्या उसकी कोई वैल्यू हुई? कोई वैल्यू नहीं हुई। तो यही मतलब होता है ऑफ वैल्यू। एंड लॉफुल, ऑब्वियसली लॉफुल होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह दूंगी कि आप ये करो और मैं आपको कह दूं कि आप मेरा ये सामान यहाँ तक रखो और इसके बदले मैं आपको ड्रग्स दूंगी, आप उसको रख लो। तो ये क्या, ये लॉफुल हुआ? नहीं, ये बिल्कुल भी लॉफुल नहीं है। ड्रग्स हमारे इंडिया में बैंड है, ऐसे किसी को भी देना, ओके? तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल कंसिडरेशन का। मेरे लिए क्या था कंसिडरेशन, वो सर्विस, उसके लिए क्या थी कंसिडरेशन, 500 रुपीज। तो दिस इज व्हाट द कंसिडरेशन इज। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, नाउ दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन 10, 11 एंड 12। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें मेंशन की हुई है, इसको आप देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। पर्सन शुड बी क्वालिफाइड, पर्सन शुड बी क्वालिफाइड। कैसा क्वालिफाइड? अब यहाँ पे क्वालिफाइड आपके मतलब वो ग्रेजुएशन 10, 11, 12 एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है क्वालिफाइड बाय लॉ। पर्सन शुड बी क्वालिफाइड बाय लॉ, शुड बी मेजर एंड ऑफ साउंड माइंड। So capacity to contract basically is the who is capable of making a contract, who can make a contract, कि कौन कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मतलब गवर्नमेंट की नजरों में अप्रूव्ड है, ओके? वो होते हैं, दैट इज व्हाट अ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। जो भी साउंड माइंड का है, क्वालिफाइड बाय लॉ है, और जो कि मेजर है, वो बना सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब नाउ क्वालिफाइड बाय लॉ मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके ऊपर कि लॉ ने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर रखा है किसी चीज़ की वजह से। हो सकता है कि उनके ऊपर कोई देशद्रोह का केस चल रहा हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से लॉ ने ऐसा कर रखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं, ओके?
नाउ सेकंड वन इज मेजर होना चाहिए। मेजर हम सभी जानते हैं कि जो पर्सन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है ही शुड बी 18 अबव। ओके, द पर्सन शुड बी 18 अबव, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। अदरवाइज इफ अ पर्सन इज बिलो 18 और इज माइनर देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। अगर पर्सन जो एग्रीमेंट में आ रहा है वो अगर और वो पर्सन की एज 18 से कम है, इफ ही दैट पर्सन इज बिलो 18 so then the contract will become void, then the contract will become void। तब जो कॉन्ट्रैक्ट वो void हो जाएगा, क्योंकि जो पर्सन है वो तो 18 बिलो, अगर वो 16-17 का है तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, वो पहले कैंसिल हो जाएगा। एंड ऑफ साउंड माइंड, एंड ऑफ साउंड माइंड का मतलब है कि पर्सन पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। ओके, ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड, he should be capable of understanding the terms and conditions। okay, ऐसा इंसान होना चाहिए जिसे टर्म्स और कंडीशन समझ में आ रही है कि हाँ ऐसी टर्म्स और कंडीशंस में मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो ये माइंड से वो एकदम सही होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए पर्सन, ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड। तो ये रहे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। नाउ फिफ्थ इज फ्री कंसेंट। पार्टीज मस्ट विलिंगली एग्री टू द टर्म्स। ओके, बोथ द पार्टीज मस्ट विलिंगली एग्री टू द टर्म। फ्री कंसेंट क्या है कि जो दोनों ही पार्टीज हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। ओके, उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। अब किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए मतलब कई बार क्या होता है कि जो पार्टीज होती हैं, ओके, अब मैं आपको कुछ कंडीशंस बताती हूँ। इसमें कंडीशन क्या होती है फ्री कंसेंट में, इसमें कंडीशन हो सकती है पहले कि कोएजन हुआ है, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, या फिर उनके ऊपर दबाव डाला गया है। ओके, उन्होंने प्रेशर में किया हुआ है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो ऐसी कंडीशंस में होते हैं वो फ्री कंसेंट में नहीं आते, वो वॉइड हो जाते हैं। लेकिन इसलिए एसेंशियल कंडीशन क्या है, फ्री कंसेंट। ऐसी मतलब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए कि दोनों ही पार्टी फ्री होनी चाहिए और एकदम विलिंगली, एक दबाव नहीं है, बिना किसी दबाव के जब कोई व्यक्ति किसी एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्रपोजल को साइन करता है तो वो क्या होता है, वो फ्री कंसेंट से उसे साइन कर रहा है। अब इसका अपोजिट क्या हो सकता है कि उसके ऊपर दबाव डाला गया हो, या फिर कोई रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो सकता है, फॉल्स इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी फ्री कंसेंट में, और ये मेंशन है हमारा सेक्शन 13 एंड सेक्शन 22 में कि जहाँ पे दोनों ही पार्टीज विलिंगली एग्री हो रही हैं कि हाँ भाई हमें ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है। ओके, कोई भी ऐसा बिना प्रेशर ये कर रहे हैं कि हाँ मुझे करना है, तब मैं कर रही हूँ। कि मैंने आपसे कहा कि आप भाई मेरा घर ले लीजिए आपको अगर चाहिए तो। ओके, ऐसा नहीं है कि मेरे पर कोई दबाव डाला गया है किसी पर्सन के द्वारा कि भाई आप मुझे अपना घर दीजिए, तो ऐसा नहीं है। मैंने विलिंगली अपने मन से मुझे भाई कहा कि अब मुझे नया घर लेना है, मुझे इस घर में रहना नहीं है, मेरे ऑलरेडी 4-5 घर हैं तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको सेल कर देती हूँ, कोई और ले ले। तो ऐसे मैंने एकदम विलिंगली दिया, वो पर्सन भी विलिंगली दे रहा है। मैं नहीं कह रही कि भाई तुम लो या मैंने उसको दबाव डाला, ऐसा नहीं है। ये क्या हो गया, फ्री कंसेंट तब होता है जब दोनों पार्टीज एकदम विलिंगली एकदम अपने मन से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। द लास्ट is the lawful object। section 23-24 में ये mentioned है, lawful object is mentioned in section 23 and 24। it says that purpose must be lawful, it shouldn't involve anything illegal, immoral, against public policy। जो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, और पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सोच रहे हैं, मॉरल हो सकता है कि हम किसी को मारने के लिए कर रहे हैं कि आप मुझसे लीजिए, मैं आपको 1 लाख रुपए दे रही हूँ और आप जाइए उनको मार के आइए, तो ये नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका इमोरल, इलीगल हो गया। कि कई बार आपने सुना होगा कि जो बियर शॉप्स होती हैं वो लोग रन कर रहे हैं बिना लाइसेंस के, तो ये इलीगल हो गया। ओके, और पब्लिक पॉलिसीज हो गई कि कि फॉर एग्जांपल अभी मैं हूँ और मैं कह दूँ कि आप जाइए और कोई पब्लिक, मान लीजिए कोई पब्लिक पॉलिसी आ रही है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी समझ लीजिए। पब्लिक प्रॉपर्टी बहुत सी चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं। अगर मैं कह दूँ कि उस गवर्नमेंट ऑफिस को आप तोड़ के चले आइए, मैं उसके लिए आपको दे रही हूँ 50,000 आपको दे रही हूँ, आप जाइए आप इसको तोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पब्लिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, पब्लिक जो प्रॉपर्टी थी उसके अगेंस्ट हो गया।
तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लॉफुल। फॉर एग्जाम्पल मैं लॉफुल ऑब्जेक्ट का आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा कि मैं अपना घर चाहती हूँ कि मेरा घर है और वो पेंट हो जाए, तो मैं एक पर्सन से कहती हूँ, पेंटर से कहती हूँ कि आप मेरा घर पेंट कर दीजिए और मैं इसके लिए आपको 50,000 दूंगी, या जो भी उनके बनता होगा मैं उतना आपको प्राइस दे दूंगी अमाउंट। तो ये क्या हो गया? लॉफुल ऑब्जेक्ट है, मैंने अपना घर पेंट कराने के लिए उनको 50,000 रुपीज देने को कहा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? लॉफुल। यही लिखा है ना कि पर्पस मस्ट बी लॉफुल, इट शुडंट इन्वॉल्व एनी इमोरल, इलीगल और इट शुडंट बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो मतलब कि ये पूरी तरह से जो भी ऑब्जेक्ट हो वो गलत नहीं होना चाहिए, उसका जो भी चीज हो वो एकदम सही होनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट अ लॉफुल ऑब्जेक्ट मीन्स। Here I'm ending my video. Thanks for watching. If you like my video, so please subscribe and press the bell icon. Thank you.